जरा उस पल के बारे में सोचिए जब ऐसा लगता है कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, किस्मत ने मुंह मोड़ लिया है और समाज समाज तो बस उंगलियां उठाने के लिए तैयार बैठा है। ये सिर्फ एक बुरा वक्त नहीं होता, ये असल में एक तिहरा हमला है, हमारी सोचने की शक्ति पर, हमारी भावनाओं पर और हमारी सामाजिक इज्जत पर। तो सवाल ये उठता है कि जब घेराबंदी हर तरफ से हो तो लड़ा कैसे जाए। तो देखिए, आज हम कोई दिलासा या सांत्वना की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक प्रॉपर बैटल प्लान की, एक युद्ध योजना की। ये प्लान कोई ऐसी वैसी योजना नहीं है। ये मनोविज्ञान की गहराइयों से, हजारों साल पुराने दर्शन से और यहाँ तक कि नेवी सील्स की मेंटल ट्रेनिंग से लिए गए सबसे कारगर हथियारों से बनी। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब कोई संकट हमारी जिंदगी में आता है तो हमारे दिमाग के अंदर का ये जो केमिकल लोचा है वो असल में है क्या। हमारे दिमाग के अंदर ना एक बहुत ही पुराना एक छोटा सा हिस्सा है जिसका नाम है एमिगडाला। आप इसे दिमाग का चौकीदार समझ लीजिए। इसका काम है खतरे को भांपकर इमरजेंसी अलार्म बजाना। अब सोचिए, हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में था तो शेर को देखते ही ये चौकीदार पूरे सिस्टम को हाई अलर्ट पर डाल देता था। आज के जमाने में शेर तो नहीं है, लेकिन जब कोई बड़ा करियर, रिश्ता या फाइनेंशियल संकट आता है तो इस चौकीदार को लगता है कि शेर आ गया है और वो पैनिक बटन दबा देता है। और जैसे ही ये बटन दबता है, वो दिमाग के सीईओ यानी सोचने समझने वाले हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक केबिन में लॉक कर देता है। इसी को कहते हैं एमिगडाला हाईजैक। मतलब आपका दिमाग हाईजैक हो चुका है और अब गाड़ी आप नहीं बल्कि आपका डर और आपकी घबराहट चला रहे हैं। तो ये बात तो एकदम साफ है कि पहली लड़ाई बाहर की दुनिया से है ही नहीं, वो तो अपने ही दिमाग के अंदर लड़ी जानी है। और इस लड़ाई के लिए साइकोलॉजी हमें कुछ बहुत ही असरदार हथियार देती है। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये एक फॉर्मूला दिखाती है, पीड़ा इक्वल्स दर्द इंटू प्रतिरोध। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कोई मुश्किल आई, वो दर्द है, ये एक सच्चाई है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस सच्चाई से लड़ते हैं। हम सोचते हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ये जो नहीं होना चाहिए था वाली सोच है ना, यही है प्रतिरोध। और जैसे ही आप दर्द को इस प्रतिरोध से गुणा करते हैं, वो पीड़ा बन जाती है। दर्द शायद एक तीर लगने जैसा है, लेकिन पीड़ा उस तीर को निकालकर बार बार खुद को घोंपने जैसा है। हम अपनी पीड़ा असल में खुद ही बढ़ाते हैं। तो सवाल ये है कि इस पीड़ा को कम कैसे करें। इसका तरीका है रेडिकल एक्सेप्टेंस। नहीं नहीं, ये कोई हार मानने वाली तकनीक नहीं है। ये हकीकत से लड़ने में जो हमारी एनर्जी बर्बाद हो रही है उससे बचाने का तरीका है। पहला कदम है प्रतिरोध को पहचानना। जैसे ही मन में शिकायत आए उसे पकड़ें। दूसरा, असुविधा में सांस लेना। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। गहरी सांस लेने से हमारा नर्वस सिस्टम असल में शांत होता है और हम पैनिक मोड से बाहर आते हैं। और तीसरा, कोपिंग स्टेटमेंट दोहराना, जैसे ये जो है सो है। ये एक मंत्र की तरह काम करता है जो दिमाग को बार बार याद दिलाता है कि लड़ाई अतीत से नहीं बल्कि भविष्य के लिए लड़नी है। संकट के समय हमारा दिमाग एक नेगेटिव थॉट फैक्ट्री बन जाता है। ये फैक्ट्री कुछ खास तरह के विचार बनाती है जिन्हें कहते हैं ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। जैसे मैं एक फेलियर हूँ। ये विचार ऑटोमेटिक इसलिए हैं क्योंकि ये बिन बुलाए मेहमान की तरह आते हैं और इतने असली लगते हैं कि हम उन पर सवाल तक नहीं उठाते। ये दिमाग के बनाए हुए शॉर्टकट हैं जो हमें सबसे बुरे नतीजे के लिए तैयार करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इन नेगेटिव विचारों का तोड़ क्या है? कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। इसका मतलब है अपने ही विचारों का जासूस बनना। जब दिमाग कहे मैं एक फेलियर हूं तो उससे एक जासूस की तरह सवाल पूछिए, अच्छा, क्या इस बात का कोई ठोस सबूत है? क्या मैं आज तक किसी भी चीज में सफल नहीं हुआ? क्या इस स्थिति को देखने का कोई और तरीका हो सकता है? जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस ऑटोमेटिक विचार की सारी ताकत छीन लेते हैं और उसे एक नए, ज्यादा सच्चे विचार से बदल देते हैं। जैसे, मैं इस बार असफल हुआ लेकिन ये अनुभव मुझे अगली बार के लिए कुछ सिखा रहा। अच्छा, दिमाग की लड़ाई जीतने के बाद अब बारी है अपने अंदर एक ऐसा किला बनाने की जिसे बाहर के तूफान हिला ना सकें। और इसके लिए हम हजारों साल पुराने दर्शन की मदद लेंगे। भगवद गीता में एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सीधा मतलब है कि हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। अब सवाल ये है कि ये चिंता को कैसे कम करता है। सोचिए, चिंता हमेशा भविष्य को लेकर होती है, यानी फल को लेकर। क्या मैं पास होऊंगा? क्या मुझे नौकरी मिलेगी? गीता कहती है कि फल हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, उसमें हजारों चीजें शामिल हैं। हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज है, हमारा प्रयास, हमारा कर्म।
तो अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा उस चीज पर लगाओ जो तुम्हारे हाथ में है। ये स्लाइड उसी बात को और साफ कर देती है। जब हमारा फोकस परिणाम पर होता है तो हम उन चीजों के बारे में सोचकर परेशान होते हैं जो हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हैं। इससे घबराहट और डर पैदा होता है। लेकिन जिस पल हम अपना फोकस प्रक्रिया पर ले आते हैं, यानी अपने काम पर, अपनी मेहनत पर, हमारा दिमाग अपने आप शांत हो जाता है और वर्तमान में केंद्रित हो जाता है। ये मानसिक शांति का शायद सबसे बड़ा रहस्य है। कंट्रोल करने लायक चीजों पर ध्यान दो, बाकी को जाने दो। वेदांत का एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है तितिक्षा। देखिए, इसका मतलब सिर्फ सहना नहीं है, ये मानसिक मजबूती बनाने की एक एक्टिव ट्रेनिंग है। जैसे हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि बाहर की ठंड का हम पर असर ना हो, ठीक वैसे ही तितिक्षा मानसिक गर्म कपड़े पहनने की कला है। बाहर कोई तारीफ करे या बुराई, सफलता मिले या असफलता, अंदर की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। ये असल में परिस्थितियों का गुलाम बनने से इनकार करना है। और इसी से जुड़ा एक और पावरफुल आइडिया है स्टोइक दर्शन का, डायकोटमी ऑफ कंट्रोल। ये स्लाइड एक तरह से हमारी जिंदगी का एनर्जी ऑडिट है। देखिए, हम अपनी 50% से ज्यादा मानसिक ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, जैसे दूसरे लोग क्या सोचेंगे या आखिरी नतीजा क्या होगा। और जिन चीजों पर हमारा पूरा कंट्रोल है, हमारे विचार, हमारे काम, उन पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं। ये अपनी ऊर्जा को गलत जगह निवेश करने जैसा है जहां रिटर्न मिलना ही नहीं है। तो जब अंदर का किला मजबूत हो जाए, तब हम बाहर के दबाव से, खासकर समाज के दबाव से निपटने के लिए तैयार होते हैं। ये 3 शब्द, लोग क्या कहेंगे, शायद असफलता के डर से भी ज्यादा बड़े डर हैं। ये एक ऐसी अदृश्य अदालत है जिसका जज, वकील और जल्लाद सब हमारा समाज है। और यही डर हमें जोखिम लेने से, अपने दिल की सुनने से और अपनी ही गलतियों से सीखने से रोकता है। समाजशास्त्र इसे एक बड़ा दिलचस्प नाम देता है, सोशल सर्विलेंस, यानी सामाजिक निगरानी। जब रिश्तेदार आपकी शादी, सैलरी या करियर के बारे में बार बार पूछते हैं, तो वो सिर्फ जानकारी नहीं ले रहे होते, वो अनजाने में समाज के बनाए नियमों को आप पर लागू करवा रहे होते हैं। ये सवाल एक तरह का प्रेशर बनाते हैं कि आप लाइन में चलें, अलग रास्ते पर जाने की हिम्मत ना करें, और अगर आप उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो ये शर्मिंदगी की भावना पैदा करता है। अच्छा, अब तक हमने बचाव करना सीखा, अब बारी है हमला करने की। ये आइडिया आया है नेवी सील्स की ट्रेनिंग से, जिसे दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग्स में गिना जाता है। डेविड गॉगिन्स नाम के एक पूर्व नेवी सील कहते हैं कि जब आपका शरीर और दिमाग चीख चीख कर कहें कि बस अब एक कदम भी नहीं, उस पल आप अपनी असली सीमा पर नहीं होते। उस पल आप सिर्फ यहाँ होते हैं। 40% पे 40% का नियम कहता है कि जब आपको लगता है कि आपकी सारी हिम्मत और ताकत खत्म हो गई है, तब आपने अपनी असल क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल किया होता है। आपका दिमाग एक सेफ्टी स्विच की तरह है, जो आपको नुकसान से बचाने के लिए बहुत जल्दी ही अलार्म बजा देता है। लेकिन सच तो ये है कि उस 40% की दीवार के पीछे 60% का एक विशाल रिजर्व टैंक छिपा हुआ है। असली ग्रोथ उस दर्द को सहकर उस दीवार को तोड़ने के बाद ही शुरू होती है। तो अब हमारे पास मनोविज्ञान, दर्शन और नेवी सील्स के अलग अलग हथियार हैं। सवाल यह है कि इन सबको मिलाकर एक मास्टर प्लान, एक अचूक रणनीति कैसे बनाई जाए। यह है एंटी फ्रजाइल प्रोटोकॉल। ये एक 5 चरणीय प्रक्रिया है जो आपको मजबूत बनाती है। पहला कदम, स्वीकार करें, रेडिकल एक्सेप्टेंस से हकीकत से लड़ना बंद करें। दूसरा, अर्थ खोजें, उस मुश्किल में कोई सीख, कोई मकसद ढूंढें। तीसरा, कर्म करें पर अनासक्त रहें, 40% नियम वाली मेहनत करें, लेकिन फल की चिंता निष्काम कर्म के सिद्धांत पर छोड़ दें। चौथा, शर्म को अस्वीकार करें, समझें कि सामाजिक दबाव सिर्फ एक शोर है और कुछ नहीं। और पांचवा, सहन करें, तितिक्षा और स्टोइसिज्म से एक ऐसा मन बनाएं जो टूटता नहीं। यह प्रोटोकॉल आपको सिर्फ मुश्किल से बचाता नहीं, बल्कि मुश्किल की आग में तपाकर और ज्यादा मजबूत बनाता है। तो आखिरी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। ये सारे फ्रेमवर्क हमें एक ज्यादा बड़ा अधिकार देते हैं, अपनी कहानी खुद लिखने का अधिकार। तो सवाल अब ये है, क्या ये संकट आपकी कहानी का एक दुखद अंत है, या ये एक ज्यादा ताकतवर हीरो के जन्म की शुरुआत है?